चरित्र से भली भांति परिचित है। हम सब लोग ये जानते हैं कि ऐसी विकट परिस्थितियों में जिस समय महाराष्ट्र का वह भूभाग जहाँ पर छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था, पुणे के पास में जुन्नर, वहाँ शिवनेरी किला, वह सारा का सारा प्रदेश चारों ओर से 5 ऐसी पातशाहियों से घिरा हुआ था जो पूरी तरह से सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए तुले हुए थे। समर्थ रामदास ने स्वयं लिखा है कि ऐसी स्थितियां थी, ऐसी परिस्थितियां थी कि ना तो माताएं बहनें सुरक्षित थी, ना ही कोई धार्मिक कार्य खुल करके किया जा सकता था। और ऐसी परिस्थिति में जब सारे के सारे हिंदू, मराठा और जितने सरदार थे, वीर सरदार थे, वह भी इन तीनों चारों पातशाहियों में से किसी न किसी के सरदार बनकर के, मनसबदार बनकर के काम कर रहे थे। स्वयं शिवाजी के पिताजी शाहजी महाराज भी और आदिल शाह के पास में वतनदार के रूप में काम करते थे। ऐसे समय में छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से ही उनकी माता जिजामाता ने उनके मन में स्वराज्य का संस्कार दिया। विदेशी और विधर्मी आक्रांताओं के विरुद्ध खड़े होकर के अपने समाज को संगठित करके और समाज संगठन के द्वारा स्वराज्य की स्थापना, यह स्वप्न बाल मन में कथा रूप में संस्कारों में डालने का काम जिजामाता ने किया। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है व्यक्ति निर्माण, और व्यक्ति निर्माण किस बात के लिए, तो राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण। और संघ की शाखा की कार्य पद्धति और शाखा की कार्य पद्धति में दिया जाने वाला सामूहिक राष्ट्र भावना का संस्कार, जिसमें चरित्र गठन करना है, और वो चरित्र गठन भी राष्ट्रीय चरित्र के रूप में चरित्र गठन करना है, केवल व्यक्तिगत चरित्र की बात नहीं। उस व्यक्तिगत चरित्र का राष्ट्रांग के रूप में राष्ट्र के प्रति समर्पण भी उतना ही आवश्यक है। हम सब लोगों के मन में कई बार इस प्रकार का भ्रम होता है और ऐसी बातें भी कही जाती है। कई संतों के नाम से यह प्रसंग हम सबने दृष्टांत सुना भी होगा, विनोबा भावे के नाम से बहुत अधिक प्रचलित है कि उनके पास में कोई बालक आया तो उन्होंने उस बालक को भारत के मानचित्र के टुकड़े दिए और कहा कि इन टुकड़ों को जोड़ करके भारत का मानचित्र बना। वह बालक बहुत देर तक प्रयास करके भी जब भारत का मानचित्र बना नहीं सका, तब उन्होंने कहा कि इस कागज को उल्टा कर और फिर मानचित्र बना तो बन जाएगा। उल्टी तरफ एक मनुष्य के शरीर का चित्र था, उसने मनुष्य के शरीर को जोड़ दिया, अलग अलग अंग उसको तो पता ही थे, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, वो जोड़ करके मनुष्य का शरीर तैयार हो गया। तो विनोबा जी ने कहा कि अब इसको पलट दो, पलट दिया तो भारत का मानचित्र भी तैयार हो गया। बड़ा अच्छा दृष्टांत लगता है कि मनुष्य का निर्माण कर दोगे तो राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता में यह वास्तविक स्थिति नहीं है। केवल चरित्रवान मनुष्य के निर्माण से राष्ट्र निर्माण नहीं होता। अब महाभारत में भी देखते हैं तो पितामह भीष्म से बड़ा व्यक्तिगत चरित्र वाला व्यक्ति कोई दिखेगा नहीं। हम जो विद्या भारती आदि शिक्षा संस्थानों में 5 स्तरों पर विकास की बात करते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, उन 5 स्तरों पर विकसित व्यक्तित्व का कोई उदाहरण देखना हो तो पितामह भीष्म से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। किंतु वह युद्ध में अधर्म की ओर खड़े हैं। राष्ट्र हित की जगह व्यक्तिगत प्रतिज्ञा को महत्व देकर के व्यक्तिगत चरित्र होते हुए राष्ट्र चरित्र न होने के कारण क्या होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के भी जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग हैं। उनके विरुद्ध लड़ने वाले अनेक मराठा सरदार ऐसे थे जिनका व्यक्तिगत चरित्र बहुत उन्नत था। मिर्जा राजे जयसिंह जब गए और मिर्जा राजे जयसिंह ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज को घेरने के लिए और बड़ा दलबल लेकर के गए, उस समय मिर्जा राजे जयसिंह को छत्रपति शिवाजी महाराज ने लिखा हुआ पत्र बड़ा प्रसिद्ध है। यदि आप लोगों ने उस पत्र को न पढ़ा हो तो अवश्य पढ़ना चाहिए। अपने संघ के सुरुचि प्रकाशन से भी वह पत्र प्रकाशित है। उस पुस्तिका को अवश्य, छोटी सी पुस्तिका शायद 10 रुपए की होगी। किंतु इस समय में, जिस समय हमारे सम्मुख बहुत बड़ी चुनौती है, उस चुनौती के समय में विरोधी, विपक्षी और शत्रु के बीच में भेद करने की आवश्यकता है। मत भिन्नता के कारण विरोधी और विपक्षी हो सकते हैं, किंतु
शत्रु नहीं है, यह भाव मन में रख करके उनके साथ कैसे काम करना चाहिए, उसका उदाहरण छत्रपति शिवाजी महाराज का मिर्जा राजे जयसिंह को लिखा हुआ पत्र है। मिर्जा राजे जयसिंह को वे कहते हैं कि आप भी शिव जी की उपासना करते हो, मैं भी शिव जी की उपासना करता हूँ। आप भी हिंदू है, आप भी सनातनी है, मैं भी सनातनी हूँ। हम दोनों एक दूसरे के विरुद्ध लड़ करके एक दूसरे के रक्त के प्यासे बने, यह इस राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपके छोटे भाई के रूप में आपका सेवक बनकर के राष्ट्र सेवा करने को तैयार हूं, यदि आप स्वराज्य स्थापना में हमें साथ देते हैं। औरंगजेब का सिपह सालार बनकर के आया हुआ मिर्जा राजे जयसिंह, उसके बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज उसके अंदर के हिंदुत्व को जगा करके उसको अपने व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र का भेद, उपासना में मिर्जा राजे जयसिंह कोई कम नहीं है। प्रतिदिन उठ करके और एकलिंगी जी की उपासना करते हैं। उनके हिंदुत्व में कोई कमी नहीं है, उनके सनातन श्रद्धा पे कोई कमी नहीं है, कर्मकांड में ज्ञान कांड में कमी नहीं है, विद्वान है। किंतु निष्ठा राष्ट्र के स्थान पर वह निष्ठा कहीं और बिकी हुई। इसका मनुष्य निर्माण हो जाने से राष्ट्र निर्माण होगा, इस प्रकार के भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यह ऑटोमेटिक नहीं होता, यह अपने आप नहीं होता। राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना पड़ता है। और संभवतः आज हम प्राध्यापक वर्ग के लोग बैठे हैं, इसलिए इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारी शिक्षा में हम राष्ट्रीय चरित्र के भाव को जागृत कर रहे हैं, और संघ की शाखा उस राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण का स्थान है। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के दिन को हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के रूप में मनाने के पीछे संघ का जो विचार है, वह विचार इसी दृष्टि से, समाज का संगठन करके, हिंदू समाज को संगठित करके, चरित्रवान व्यक्ति स्वयंसेवकों को तैयार करके और उनके माध्यम से राष्ट्र निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। 1925 में देश परतंत्र था, चारों तरफ स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। स्वयं डॉक्टर हेडगेवार स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे। दोनों प्रकार के आंदोलनों में उनकी निर्णायक और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। सशस्त्र आंदोलन करने वाले क्रांतिकारियों से भी उनका संबंध था, और उसी प्रकार अहिंसक आंदोलन करने वाली भारतीय कांग्रेस में भी उनका बहुत बड़ा स्थान था। लेकिन अपने उस राजनीतिक कार्य के करते करते उनके मन में आया कि कल देश स्वतंत्र भी हो जाएगा, जो अवश्यंभावी है, और अंग्रेज छोड़कर के भी चले जाएंगे, तो भी जिन कारणों से मूल रूप से देश परतंत्र हुआ, वह कारण कहां दूर हुए? क्या यह देश इसलिए परतंत्र हुआ क्योंकि यह इसकी समृद्धि कम थी? क्या यह देश इसलिए परतंत्र हुआ कि इसके पास टेक्नोलॉजी कम थी? आज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। भारत जिस समय परतंत्र हुआ, उस समय वह विश्व का सर्वाधिक उन्नत प्रगत राष्ट्र था। चाहे विज्ञान की तकनीक की बात करो, चाहे समाज की तकनीक की बात करो, चाहे अध्यात्म की बात करो, चाहे आर्थिक समृद्धि की बात करो। और ऐसा होते हुए भी भारत परतंत्र क्यों हुआ, और ऐसे लोगों से क्यों हारा जो हमसे अधिक दुर्बल थे, मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामरिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से? बख्तियार खिलजी में क्या था? बख्तियार खिलजी तो जहां का था वहां भी उसको भगा दिया गया था। वहां से निष्कासित होने के बाद में केवल 13 घुड़सवार लेकर के, और वो पूरे पश्चिम से आता है और पूरे उत्तरापथ को रोनता हुआ और पाटलिपुत्र के पास जाकर के नालंदा के विहार को जलाता है 6 महीने। बख्तियार खिलजी में कौन सा ऐसा शौर्य था जिसका विरोध भारत के वीर नहीं कर सकते थे? किंतु ये राष्ट्र परतंत्र हुआ तो अपने असंगठित होने के कारण परतंत्र। समाज में राष्ट्रीय चरित्र की कमी के कारण और संगठन के अभाव से, इसलिए संगठित समाज का निर्माण ही राष्ट्र निर्माण कर सकता है। इस बात को ध्यान में लेकर के संस्कारित संगठित हिंदू समाज को तैयार करने के लिए
डॉक्टर केशव बदाम हेडगेवार ने अपने राजनीतिक, आज की भाषा में कहा जाए तो उज्जवल करियर को छोड़ करके और छोटे छोटे बच्चों को लेकर के मोहिते संघस्थान में कबड्डी खेल करके संघस्थान में शाखा का प्रारंभ किया। उसकी प्रेरणा उनको छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र से मिली थी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना भी ऐसे सामान्य किसानों में से निकली हुई थी। महाराष्ट्र में मावड़ा कहते हैं, और मावड़ा होता है वो जो सामान्य खेती करता है, किसान पुत्र है, धरती पुत्र है, किसान खेती करने वाला। और वो खेती करने वाले किसानों में से कबड्डी खेलते खेलते वीरता को पैदा करते हुए, संगठन पैदा करते हुए तानाजी मालुसरे जैसे वीरों को जन्म छत्रपति शिवाजी ने। इसलिए समाज का संगठन करना, सामान्य व्यक्तियों को संगठित करके उनसे असामान्य, असंभव लगने वाले कार्य को करना, इसका कोई उदाहरण होगा तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज। छोटे छोटे बालकों में से छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक होने वाला है, उस राज्याभिषेक होने के समय जिन अष्ट अमात्य की घोषणा हुई है, लगभग 7.5-8 महीने पूर्व 8 मंत्री कौन रहेंगे उनकी घोषणा हुई। उसमें जो डिफेंस मिनिस्टर है, सुरक्षा मंत्री, उस समय की शब्दावली में सरसेनापति, छत्रपति शिवाजी महाराज के सरसेनापति के रूप में जिनका चयन हुआ है और जो बनने वाले हैं, उनका नाम है प्रतापराव गुर्जर। स्वराज्य का दुर्भाग्य है कि प्रतापराव गुर्जर उससे पहले वीरगति को प्राप्त हुए, बलिदान हो गए। इस कारण से शिवाजी के राज्याभिषेक के समय जो सरसेनापति बने उनका नाम था हंबीरराव मोहित। प्रतापराव गुर्जर का इतिहास इतना अद्भुत है। छत्रपति शिवाजी महाराज से संघ ने क्या क्या प्रेरणा ली है उसका उदाहरण देने के लिए ये बात बता रहा हूं। सामान्य समाज को, किसान पुत्रों को, गांव में रहने वालों को संगठित करके उनके अंदर इतना बल पैदा करना कि औरंगजेब जैसा सत्ताधीश भी हिल जाए और आगरा और दिल्ली को छोड़ करके उसको दक्षिण में स्वयं जाना पड़े। अपने मामा को भेजा, उससे काम नहीं चला, दिलेर खान को भेजा, उससे काम नहीं चला, मिर्जा जय सिंह को भेजा जो शिवाजी को आगरा ले गए, उसके बाद शिवाजी निकल गए। तो शिवाजी के जाने के बाद औरंगजेब को स्वयं आना पड़ा और उसकी कब्र भी वहीं दक्कन में बनी। मुगल साम्राज्य को समाप्त करने का काम शिवाजी ने किया। वैसे शिवाजी की मृत्यु उससे पूर्व हुई, किंतु 1707 में औरंगजेब के पतन के मृत्यु के साथ में मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। इतने बड़े साम्राज्य को समाप्त करने का काम सामान्य जनों को संगठित करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। छोटे छोटे गांवों, एक एक छत्रपति के सरदारों का वर्णन यदि हम करते हैं तो दूसरा जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का पक्ष है, जो आज के राज्याभिषेक के दिन हमको अवश्य स्मरण करना चाहिए, वह है कार्यकर्ता निर्माण की अद्भुत क्षमता। उनके मां से वह क्षमता उनको मिली। उनके मां के आदर्श को देख करके एक सामान्य व्यक्तियों में से भी कार्यकर्ता निर्माण, एक एक उनकी सेवा में जो सेवक था वो मदारी मेहतर कितना बड़ा बलिदानी कार्यकर्ता था। बहिर्जी नायक जो उनके गुप्तचर विभाग का प्रमुख था, वो सामान्य घर से, परिवार से आया था। उनके साथ में काम करने वाला, उनका बाल काटने वाला उनका जो नाई था, वो शिवाजी का वेश लेकर के और बलिदान देने के लिए सिद्धि मसूद के और इसमें जाता है, शिवाजी बनकर के जाता है। जब पावन खिंड वाला अभी गीत में जो प्रसंग आया बाजी प्रभु देशपांडे का, शिवाजी महाराज विशालगढ़ पे जा रहे और वो नाई वहां जाकर के शिवाजी के वेश में और उनके साथ बातचीत करता है। एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उत्कट बलिदान की आकांक्षा निर्माण करने का जो काम शिवाजी ने किया है, प्रतापराव गुर्जर उसका उदाहरण है। प्रतापराव गुर्जर 13 साल का बालक था जिस समय जावड़ी के चंद्रराव मौर्य के ऊपर शिवाजी को और मुहिम करनी पड़ी और उनको परास्त करके और जावड़ी को शिवाजी के अंदर, जहां प्रतापगढ़ है, जहां जाकर के बाद में अफजल खान की मृत्यु हुई, अफजल खान को मारा गया, उस स्थान का जो अधिपति उस समय मराठा सरदार था जो स्वराज्य का विरोध कर रहा था, उसके ऊपर जब शिवाजी महाराज ने मुहिम की, उस समय उस युद्ध में शिवाजी के ऊपर एक 13 साल के बालक ने और तलवार लेकर के आक्रमण किया। उस बालक की फुर्ती और उस बालक की शक्ति देख करके
शिवाजी महाराज की स्वयं की आयु भी उस समय मात्र 17 वर्ष की, और ऐसे 17 वर्ष की आयु में उस 13 वर्ष के बालक के अंदर की फुर्ती देख करके छत्रपति शिवाजी, वैसे ही हिंदुओं से लड़ते समय शिवाजी ने सारी सेना को बता दिया था कि प्राणांतक आक्रमण नहीं करना है, केवल हराना है। किंतु इसका नाम कुर्तोजी था उस समय। इस कुर्तोजी के पिता की मृत्यु हुई उस युद्ध में, और पिता की मृत्यु होने के बाद, पिता की मृत्यु जिस शिवाजी के कारण हुई है, उस शिवाजी को मैं नहीं छोड़ूंगा, इस भावना से शिवाजी के ऊपर टूट पड़ा। लेकिन उसके उस कौशल को, उसका वो, और हाथ में तलवार लेकर के मंडल में गोलाकार घूमना, उसकी वो मुद्राएं, उसका अलग अलग अभिनिवेश देख करके शिवाजी बड़े आकर्षित हुए। और उन्होंने, शिवाजी तो स्वयं बहुत बड़े योद्धा थे ही, खड़ग चलाने में उनके जैसा निष्णात कोई नहीं था। उन्होंने कुर्तोजी के हाथ से उसका शस्त्र, ढाल और तलवार गिराई और उसको शरण कर, और शरण करने के बाद उसको गले लगा करके कहा, क्यों इतना क्रोध करते हो? क्रोध में कोई युद्ध नहीं जीता जाता। युद्धस्व विगत ज्वरः, ये जो भगवद गीता का संदेश है वो कुर्तोजी को शिवाजी ने समझाया। आयु में केवल 3-4 वर्ष का भेद है, और वो प्रेम से, स्नेह से बोले गए शब्दों से अश्रुधारा निकली कुर्तोजी की, वह मेरे पिता को आपने मार करके मुझे अनाथ कर दिया। तब शिवाजी उससे कहते, तुम्हारा और मेरा दोनों का नाथ एक ही है, वह श्री हमारा नाथ है, गणेश जी हमारे नाथ है। और उसको साथ में ले लिया, उस कुर्तोजी को तैयार किया, उसकी वीरता के कारण उसे नाम प्रताप दिया, और वो प्रतापराव गुर्जर बना, किसान। फिर गुर्जर यानी किसान। और वो प्रतापराव गुर्जर स्वराज्य का प्रथम सरसेनापति बनने के योग्य बना। ये कार्यकर्ता निर्माण की स्थिति, एक सामान्य कार्यकर्ता से और रक्षा दल के प्रमुख के रूप में तैयार करने की क्षमता। शत्रु के शत्रु भाव को पहचानना भी शिवाजी के एक बहुत बड़े गुण है। इसलिए ये कार्यकर्ता निर्माण, हम सब प्राध्यापक है, हमारे साथ में युवा आते हैं, तो हमको भी ऐसे कुर्तोजी खोज करके उनको प्रतापराव बनाने का अवसर मिलता है। कितना अवसर हम लेते हैं? यह दृष्टि हमारे पास है क्या? विरोधियों के अंदर से भी कार्यकर्ता निर्माण करने की जो शिवाजी की दृष्टि, और उसी प्रतापराव की कहानी का, उसके बलिदान का जो प्रसंग है, उस बलिदान के प्रसंग का कारण शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के ऊपर एक और बहुत बड़ी सीख हमको दे करके जाता है। आज हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी यदि कोई होगी तो हम अपने शत्रु को नहीं पहचानते। हम मित्र को भी नहीं पहचानते, विरोधी को शत्रु मान बैठते हैं, और शत्रु को नहीं पहचानते। तीनों बातें हमारे साथ। और इसलिए शत्रु को, शत्रु की दृष्टि से वह जिस प्रकार से देखता है उस प्रकार से उत्तर देने का काम शिवाजी ने किया। उनकी सारी कूटनीति में वो बात दिखाई देती है। छत्रपति होने के बाद भी जब अंग्रेजों ने शिवाजी के साथ व्यापार करने का प्रयत्न किया, मुझे वो सबसे सर्वोत्तम चित्र शिवाजी के राज्याभिषेक का वो लगता है जिसमें वो पूरी राज्यसभा का चित्र है और सामने वो अंग्रेज रिजेंट और झुक करके कुर्निसात कर रहा है। अंग्रेजों को झुकाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को पढ़ना चाहिए। छत्रपति बनने के बाद अंग्रेजों ने बहुत सारे नजराने भेंट देकर के शिवाजी के साथ में और व्यापारिक संधि करने का प्रयत्न किया, पर शिवाजी की दूरदृष्टि, शिवाजी की पहचान, शिवाजी ने बहुत बड़ा तोपखाना तैयार किया था। हम सब लोग जानते हैं उस तोपखाने के लिए उन्होंने रिसर्च करवाया। शिवाजी जैसा इनोवेटर और रिसर्चर राजा, और उस तोपखाने के लिए अंग्रेजों ने कहा कि हमारे पास बारूद है, हम आपको विशेष बारूद देते हैं। और वो बारूद का सूरत में जो जाकर के लूटा था शिवाजी ने, वो बारूद का ही कारखाना था, बारूद की फैक्ट्री, एक्सप्लोजिव्स की फैक्ट्री थी जिसको शिवाजी ने लूटा था बाद में जाकर। अंग्रेज, डच और फ्रेंच तीनों ने शिवाजी के साथ बारूद के लिए, एक्सप्लोजिव्स के लिए संधि करने का प्रयास किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हॉलैंड के, डच व्यापारियों के साथ संधि की। कारण क्या था? आज आधुनिक भारत में 60-70 वर्षों तक जो काम हम नहीं कर पाए अब कर रहे हैं। हमारे डिफेंस में हमने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई रशिया के साथ में, हमको रशिया को पार्टनरशिप में लेना पड़ा। आज भी रशिया का 49% स्टेक है ब्रह्मोस की फैक्ट्री में।
आज भी वो भारतीय और रशियन मिलकर के वो मिसाइल हम बेचते। हमारे मित्र अभी वहां सीईओ बने, अभी फिलीपींस गए थे और ये बेचने के लिए, तो वो कह रहे थे रशिया के युद्ध के कारण ब्रह्मोस बेचने में कष्टदार है। आज भी वो काम हम नहीं करते जो शिवाजी ने 400 साल पहले किया। शिवाजी ने अंग्रेजों के साथ एक्सप्लोजिव की संधि नहीं की, फ्रेंच के साथ नहीं की, डच के साथ की, क्योंकि ये बाकी दो लोग बारूद का सप्लाई करने को तो तैयार थे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार नहीं थे, बारूद बनाने की विधि सिखाने को तैयार नहीं थे। शिवाजी ने डच वैज्ञानिकों को, हमारे लोगों को बारूद बनाने की विधि आप सिखाओगे, यह संधि का पार्ट बनाया। यानी व्यापारिक संधि में भी शिवाजी की जो आत्मनिर्भर भारत वाली दूरदृष्टि हमको दिखाई देती। शत्रु को पहचानते थे, शिवाजी ने अंग्रेजों को पहचाना कि वो देश के शत्रु। प्रतापराव गुर्जर का जो घटना है जिसके कारण वो राज्याभिषेक से 3 माह पूर्व बलिदान हुए, उसकी घटनाक्रम भी यही है। बहलोल खान ने स्वराज्य पर हमला किया और दक्षिण के तरफ, और बहलोल खान को परास्त करने के लिए बीजापुर के उस सीमा पर प्रतापराव गुर्जर अपनी सेना लेकर के गए और बहलोल खान की सेना को परास्त किया। बहलोल खान की 40,000 की बड़ी सेना को केवल 3,000 माओवादियों को लेकर के, इनकी जो गोरिल्ला वॉरफेयर आजकल कहा जाता है, गनीमी कावा पद्धति थी जिसके माध्यम से छिप करके लड़ाई करते थे। पेंटागन ने सारे विश्व की रणनीतियों के ऊपर जो पुस्तक छापी है, अमेरिकन रक्षा संस्थान पेंटागन, जहां पर अमेरिका में डिफेंस रिसर्च होता है, उस पेंटागन ने सारे विश्व की युद्ध स्ट्रेटेजीज के ऊपर, रणनीतियों के ऊपर पुस्तक छापी है। उसमें एक पार्ट शिवाजी के गोरिल्ला वॉरफेयर के ऊपर है, शिवाजी की ये छिप करके युद्ध करने की नीति के ऊपर। प्रतापराव गुर्जर ने उस नीति से छोटी सेना ने बड़ी सेना को परास्त कर दिया, बंदी बना लिया, बहलोल खान को बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद बहलोल खान ने क्षमा मांगी, शरण आ गए। और जो हिंदू समाज की बहुत बड़ी एक कमी है कि हम अपने शत्रु को अपने नियमों से देखते हैं। हमारे नियम है शरण आए हुए को मारना नहीं, पर उनके नियम थोड़ी है। जो गलती पृथ्वीराज चौहान ने की, यदि न छोड़ते घोरी को 7 बार, 8वीं बार, एक बार तो पृथ्वीराज परास्त हुए, एक बार परास्त हुए तो उसने क्या किया? लेकिन शत्रु के भाव को और शत्रु की समझ को न रखने वाले होने के कारण जो पृथ्वीराज चौहान ने गलती की थी, मां ने इतिहास सुनाया होगा, समझाया होगा। जो छत्रपति शिवाजी महाराज बहलोल खान को प्रतापराव गुर्जर के छोड़ने के ऊपर प्रतापराव गुर्जर को पत्र लिखते हैं, वह भी पत्र पढ़ने लायक है, इतिहास में उपलब्ध है, मराठी में लिखा हुआ वो अद्भुत पत्र है। आज तो हिंदू समाज को वो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि आज हम अपनी बंदूकें अपने ही सेनापति की तरफ ताड़ने के लिए 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं जब हमको लगता है कि कुछ गलती हो गई। शत्रु के तरफ अपना आक्रमण करने की जगह हम अपना आक्रमण अपने ही नेतृत्व की तरफ करने के लिए 1 मिनट में तैयार हो जाते। पिछले 7 दिनों से तमाशा देख रहे हैं हम सामाजिक माध्यमों पर। इसलिए शिवाजी महाराज का यह पत्र पढ़ने लायक है, जो प्रतापराव गुर्जर को लिखा हुआ पत्र है। उन्होंने 3 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा कि बहलोल खान को क्षमादान देने का अधिकार तुमको किसने दिया? अभी तो सरसेनापति बने नहीं हो और आप अपनी मर्यादा के बाहर जाकर के कैसे निर्णय लेते हो? और दूसरा उन्होंने कहा, सर्प यदि हाथ में आ जाए तो उसको और जख्मी करके छोड़ नहीं दिया करते हैं, उसको पूरा मारा जाता है। मराठी में शब्द प्रयोग क्या है? ठेचा वाला। और इसलिए उन्होंने कहा, और अंतिम जो चेतावनी थी वो बड़ी जबरदस्त है। उन्होंने कहा बहलोल फिर आएगा और पहले से अधिक बल लेकर के आएगा, और तब बहलोल को समाप्त करके फिर ही मुंह दिखाना रायगढ़ के ऊपर। तब तक मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। प्रसंग बड़ा विचित्र है कि जिस समय वो पत्र मिला, उस पत्र मिलने के बाद प्रतापराव गुर्जर की क्या स्थिति हुई होगी। बचपन से जिसने पिता के समान स्नेह देकर के बड़ा किया, उसने ये कह दिया कि तुम्हारी गलती होगी और गलती का
दंड यह है कि तब तक मुंह नहीं दिखाओगे, जब तक गलती को ठीक नहीं कर लोगे। तो प्रतापराव क्रोध में आ गए। उसी समय संदेश आया कि 40,000 की हार करके गई हुई सेना 1 लाख की करके वापस बहलोल आ गया है। और प्रतापराव गुर्जर ने आओ देखा न ताव, और अकेला घोड़े पर सवार होकर के निकल पड़ा। उस समय 6 अंगरक्षक उनके साथ थे। तो 7 वीर दौड़ करके बहलोल खान की 1 लाख की सेना के ऊपर जाकर के चढ़ाई कर दी। और वीरगति को एक एक को 100 को 1000 को मारा होगा, किंतु 1 लाख के सामने क्या टिकते। तो बहलोल खान के सामने प्रतापराव गुर्जर वीरगति को प्राप्त हुए कि शिवाजी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। इसलिए अंबिराव मोहिते सेनापति, सर सेनापति। किंतु ये शत्रु का मानस समझ करके शत्रु को उसके अनुसार उसके साथ में काम करना, शत्रु के कपट को समझ करके उसके साथ काम करना। एक तरफ मिर्जा राजा जयसिंह भले ही शत्रु का सरदार बनकर के आ रहे, तब भी विरोधी गुट में होते हुए भी हमारे मित्र है, स्वधर्मी है, भटका हुआ है, किंतु है तो अपना व्यक्ति। उसके साथ कैसे डील करना और बहलोल खान के साथ कैसे डील करना, शिवाजी के सामने स्पष्ट दृष्टि है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज से हमको आज प्रेरणा लेनी। हम तो मिर्जा राजा जयसिंह से ही लड़ रहे हैं। हमारे आपस में मतभेदों से निर्माण मनभेदों के कारण हिंदू समाज का आज भी कितना कष्ट हो है, और प्राध्यापक वर्ग में तो बहुत ज्यादा है। मैं हमेशा कहता हूं एक डिपार्टमेंट में 4 प्राध्यापक होते, उनमें 12 गुट होते हैं। मन का संगठन हुए बिना, इसलिए शत्रुत्व बोध ठीक नहीं होगा तो संगठित नहीं होंगे, मित्र बोध भी ठीक नहीं होगा तो संगठित नहीं होंगे। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की से बात सीखने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने 14 साल की उम्र में संकल्प लिया। वो संकल्प की शक्ति तो बड़ी अद्भुत है। 9 साल की उम्र में संकल्प लिया, 14 साल की उम्र में उसको एक्चुअलाइज साकार कर दिया। पहला तोरणगढ़ दुर्ग 14 साल के आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीत लिया था। विजय का प्रारंभ 14 साल की उम्र में किया था। आजकल हमारे बच्चे 14 साल की उम्र में 10वीं पास नहीं होते, और 10वीं पास होने के बाद साइंस ले कि आर्ट्स ले, इसका निर्णय नहीं कर पाते। ना माता पिता कर पाते, ना बच्चे कर पाते। और उस आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल संकल्प कर चुके, उस संकल्प के ऊपर कार्य कर चुके। तो जिजा माता जैसी मां बनना है तो अपने बच्चों को ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लेने के लिए तत्पर करना पड़ेगा। हम तो सब सेफ गेम खेलना चाहते हैं, हम बच्चों को प्रयोग नहीं करने देना चाहते, हम बच्चों को सुरक्षित वातावरण में रखना चाहते हैं। इसलिए बच्चा कह दे विस्तारक जा रहा हूं तो फिर माता पिता की फड़फड़ाहट देख लो। घर से दूर रहने का दुख नहीं है, पढ़ने के लिए अमेरिका जाएगा तो तुरंत तैयार हो जाएंगे, तब कोई दुख नहीं है दूर रहने का, तब कोई विरह नहीं है। क्योंकि स्वार्थ से उपजी हुई सुरक्षा की भावना के कारण आज के परिवार में शिवाजी नहीं पैदा हो रहे। यह भ्रमित सुरक्षा की भावना है। क्या हुआ यूक्रेन में, सुरक्षित मान करके भेजा था ना उन माता पिता ने। जो माता पिता 10 दिन के लिए विस्तारक नहीं भेजेंगे, पास में रायसेन में या नर्मदापुरम में भेज दो 15 दिन के लिए तो नहीं भेजेंगे। वो माता पिता अपने बच्चों को यूक्रेन भेजने को तैयार है, रशिया भेजने को तैयार है, चीन भेजने को तैयार है। यह स्वार्थ से उपजी हुई असुरक्षा की भावना ने हमारे परिवारों में त्याग का भाव समाप्त कर दिया। जिजामाता ने शिवाजी के अंदर वह संकल्प डाला है जो 14 वर्ष की उम्र में तोरणगढ़ हंसते हंसते खेलते खेलते जाकर के जीत करके आ गए। क्या संकल्प की शक्ति हो। ऐसे एक एक करके दुर्ग जीतते गए और बहुत बड़ा एक स्वराज्य का तंत्र खड़ा किया। शाहजी महाराज को बंदी बना लिया तो उनको छुड़ाने के लिए 23 किले दे दिए, संधि में वापस जीत लिए। मिर्जा राजा जयसिंह के साथ संधि हुई, उसमें भी दुर्ग देने पड़े। आगरा से निकल जाने के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज का साहस देखिए। आगरा से उस सारे मुगलों के पूरी सुरक्षा कवच को भेद करके निकल जाते हैं, और निकल जाने के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज मिले क्यों नहीं? क्योंकि औरंगजेब तो सोच रहा था कि निकले होंगे तो दक्षिण में ही जाएंगे, दक्षिण में था उनका राज्य। इसलिए आगरा से निकलने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज दक्षिण की तरफ जाएंगे सोच करके सारी सेनाएं ग्वालियर और उधर जा पड़ी, और छत्रपति शिवाजी महाराज निकल करके मथुरा गए। मथुरा उत्तर में है।
मुगलों के और राज्य के भीतर घुस करके, और फिर मथुरा से वाराणसी गए, और फिर वाराणसी से नागपुर होते हुए वापस पुणे पहुंचे। 1.5 साल के बाद वापस पहुंचे। स्वराज्य के अंदर कितना छत्रपति शिवाजी पर विश्वास होगा जिजामाता का। आजकल जैसा नहीं है, रोज व्हाट्सएप, एक दिन बच्चे ने फोन नहीं किया तो विचलित होने वाली मां। 1.5 वर्ष तक क्या सूचनाएं मिली होगी। और संभाजी राजे तो और छोटे हैं, और जिजामाता सारा राज्य चला रही है इस विश्वास के साथ कि शिवा को कुछ नहीं हो सकता, निश्चित वापस आएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, और उसका एक बहुत बड़ा विशेष बात यह है कि जैसे मैंने कहा, औरंगजेब की समाप्ति का कारण वो बने। इतना ही नहीं, शिवाजी के मृत्यु के 80 साल बाद भारत का मानचित्र आप देखिए, 1757 में भारत का मानचित्र देखिए, और उस समय आप देखेंगे कि पूरा का पूरा भारत हिंदुओं के हाथ में है। ये बहुत बड़ा भूल भुलैया फैला रखा है कि मुगलों से अंग्रेजों के पास गया, बिल्कुल नहीं। जिस समय अंग्रेज आए इस देश में, जिस समय बक्सर की और प्लासी की लड़ाई हुई है, उस समय भारत के वर्तमान भूभाग से अधिक भूभाग पर पाकिस्तान, बांग्लादेश मिला करके अफगानिस्तान के अटक तक पेशवाओं का राज्य था। राघोबा दादा पेशवे अटक पर जाकर के, जो कंधार से आगे है, हिंदू कुश तक, पूरा का पूरा भारत यह हिंदुओं का साम्राज्य था। छत्रसाल का साम्राज्य था, उधर लचित बरफुकन का साम्राज्य था। पूरे भारत में हिंदू थे, हिंदू राजा थे। ये शिवाजी के जाने के बाद 80 साल बाद की मैं स्थिति बता रहा हूं। शिवाजी के कार्य की महत्ता देखिए। लेकिन इस सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो यदि कोई काम होगा, जो कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और इस शताब्दी के लिए लक्ष्य अपने मन में लेकर के काम कर रहे संघ के कार्यकर्ता। 100 वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हो रहे, जो 3 लक्ष्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्रमशः अपने सामने रखे। प्रारंभ में हिंदू समाज का संगठन, जब समाज संगठित हो जाए उस समय ये बात बार बार कहेगी, संघ और कुछ नहीं करेगा, संघ केवल शाखा लगाएगा क्योंकि समाज का संगठन करना है। और उसके बाद में विविध क्षेत्र का निर्माण होना शुरू हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से प्रारंभ करके 1949 से विविध क्षेत्रों में स्वयंसेवक काम करने लगे। विविध क्षेत्र के संगठनों का निर्माण शुरू हुआ, और दूसरा चरण प्राप्त शुरू हुआ सेवा कार्यों का। संगठित समाज समाज की सेवा करेगा, इसमें एक अद्भुत सेवा की रचना खड़ी हुई। आज संघ के सीधे संघ के द्वारा चलने वाले सेवा प्रकल्पों की संख्या, मतलब राष्ट्रीय सेवा भारती, उससे संबद्ध सारी संस्थाएं और संघ की शाखाओं के माध्यम से चलने वाले सेवा प्रकल्पों की संख्या 1,63,000 से अधिक है। जिसमें हाथ डाला उसमें काम। किंतु तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण जो संघ कार्य का है, जो विविध क्षेत्रों का काम है, और मैं भारतीय शिक्षण मंडल का कार्य करता हूं, इसलिए मैं उस बात को नित्य स्मरण करता हूं। जब जब प्रतिदिन परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम गाता हूं, तब उस परम वैभव पर अपने स्वराष्ट्र को ले जाने का जो तीसरा और महत्वपूर्ण चरण है, जिसके लिए आज का उत्सव है, वह है व्यवस्था परिवर्तन। संगठन, सेवा, और उसके बाद व्यवस्थाओं का निर्माण करके व्यवस्था परिवर्तन, वह राष्ट्र निर्माण का स्थायी स्वरूप होगा। शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक व्यवस्था परिवर्तन का प्रेरक है, उसका प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं तो किसी दूसरे, और कहते ही थे औरंगजेब उनको बलवा करने वाला, मतलब विद्रोह करने वाले विप्लवी के रूप में, जैसे अंग्रेजों ने 1857 को कहा सैनिक विद्रोह, वैसे ही शिवाजी के काम को अभी भी विदेशों में अनेक लेखक शिवाजी के काम को एक विद्रोह के रूप में, सरदार का विद्रोह के रूप में चिन्हित करते हैं। गागा भट्ट का सबसे बड़ी देन है। गागा भट्ट वाराणसी में, अभी जो ज्ञानवापी की चर्चा चल रही है, उसी घटना के बाद में आ रहे हो,
और वहां पर आने के बाद में गागाभट्ट छत्रपति शिवाजी महाराज को कह रहे कि आज यदि किसी से अपेक्षा है पूरे देश में तो वह आपसे अपेक्षा है, इसलिए आपको साम्राज्य की स्थापना करनी चाहिए, छत्र धारण करना चाहिए। और जो निष्काम भाव से कार्य करते हैं उनको ना किसी पद की लालसा होती है, ना किसी प्रकार की प्रतिष्ठा की चिंता होती है। और ऐसे निष्काम भाव से कार्य करने वाले स्वयंसेवकों का निर्माण ही तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है, जो जहां भी पहुंचते हैं स्वयंसेवकत्व भाव से ही काम करते हैं। किसी पद के लिए, किसी स्थान के लिए उनका कार्य नहीं होता है। अभी शिक्षा क्षेत्र में काम करते करते रोज ऐसे प्रसंग सामने आते हैं और लोग आ करके कहते हैं अरे अपने पीछे रह जाते हैं, दूसरे पद पर पहुंच जाते हैं। तो कहने वाले की स्वयंसेवकत्व पे प्रश्न चिन्ह आ जाता है। बड़ी विचित्र स्थिति है, बोल भी नहीं सकते। बोलने वाले को ही कहेंगे तू काहे का स्वयंसेवक भाई, जब तेरे को ये मन में खल रहा है कि पद नहीं मिला। ऐसे निष्काम भाव से कार्य करने वाले स्वयंसेवकों का निर्माण, वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज है। उनको जब कहा गया, गागाभट्ट ने जब उनके सामने प्रस्ताव रहा, उन्होंने कहा नहीं अभी तो बहुत बड़ा काम करना बाकी है। और वो हमेशा कहते थे ये स्वराज्य तो श्री का है, गणेश जी को आराध्य मानते थे और उनका मानना हम तो केवल सेवक है। भरत का उदाहरण बार बार छत्रपति शिवाजी महाराज के मुख से आता था। सिंहासन पर पादुकाएं रख करके राज्य करने वाले भरत के हम वंशज है, राम राज्य का निर्माण सेवा से होता है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज अपने सरदारों को बताते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की लिखी हुई कविता है, जिस कविता में श्री की इच्छा के ऊपर उन्होंने कविता लिखी, स्वयं शिवाजी ने। इसलिए जब गागाभट्ट ने कहा तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मना कर दिया। तब मोरोपंत ने गागाभट्ट को सुझाव दिया, जो पहले प्रधानमंत्री बने छत्रपति शिवाजी महाराज की अमात्य मंत्रिमंडल में। उन्होंने गागाभट्ट को कहा शिवाजी से कुछ भी काम करवाना हो तो उनकी मां को बताओ, ये मातृभक्त है, मां कहेगी तो कुछ भी करेंगे। तब मां से मिलने के लिए गागाभट्ट जाते हैं, मां के साथ बैठ करके योजना बनाते हैं और जिजा माता की आज्ञा के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के लिए तैयार होते हैं। केवल राज्याभिषेक के लिए तैयार होने वाली बात नहीं है, यह निर्णय होने के बाद कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होगा, 2 वर्ष बाद राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक की तैयारी 2 वर्ष चली है। आप सोचोगे राज्याभिषेक की तैयारी 2 साल? हमारे वैसे कई स्वयंसेवक सोचेंगे इतना बड़ा कार्यक्रम तो हम 2 महीने में, 2 सप्ताह में कर लेते हैं। इवेंट मैनेजमेंट और अपन सब एक्सपर्ट है, बड़ा से बड़ा कार्यक्रम दे दो, धड़ से तैयार कर देंगे। तो राज्याभिषेक की तैयारी में 2 वर्ष क्यों लगे? क्योंकि वो केवल राज्याभिषेक नहीं था, हिंदू पतपातशाही की स्थापना थी, हिंदवी स्वराज्य की, साम्राज्य की स्थापना थी, हिंदू व्यवस्था की पुनर्स्थापना थी। इस देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सारी पांडुलिपियां जला दी गई और बहुत सारे विषयों पर स्वतंत्रता के 75 वर्षों में भी रिसर्च नहीं हुआ, अनुसंधान नहीं हुआ। बाबा साहेब पुरंदरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज पे इतना काम किया है। उन बाबा साहेब पुरंदरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र में लिखा है, राज्याभिषेक की तैयारी करते समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन की स्थापना की थी। 26 बातों पर अनुसंधान करवाया था और अनुसंधान करके पीयर रिव्यूड 36 पुस्तकें लिखवाई थी। उसमें से 3 उपलब्ध है, 3 मुझे मिली है। मैं ढूंढ रहा हूं, 26 पुस्तकों की सूची तो बाबा साहेब पुरंदरे ने दे दी, लेकिन पुस्तकें ढूंढ रहे अभी मिलती नहीं। एक तो अभी अभी मिली जो कर्मकांड वाली, राज्याभिषेक की विधि क्या होगी, वो विधि के ऊपर गागाभट्ट ने पूरा रिसर्च करके भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था उसका वर्णन जो वाल्मीकि रामायण में है उसको लेकर के और उस विधि को मानने वाले ब्राह्मणों को खोज करके उस वेद का, उस कल्प का, कहां पर कर्नाटक से, केरल से, कहां से ब्राह्मणों को बुला करके पूरा रिसर्च करके हिंदू सम्राट का, चक्रवर्ती का राज्याभिषेक कैसे होना चाहिए, जिस विधि से राजसूय यज्ञ के बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था, जिस विधि से भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था, उसी विधि से छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। इसलिए जानता राजा यदि आपने देखा होगा तो अंतिम राज्याभिषेक के दृश्य में अंतिम दृश्य वो दृश्य है जो महाभारत में और रामायण में भी जिसका वर्णन है।
कि अंतिम दृष्टि में, और राजा जिस समय अभिषिक्त होकर के और सारे आभूषण धारण करके राजा के रूप में उसकी घोषणा होती है, उस उद्घोष के बाद में राजा खड़ा होकर के कहता है, अंतिम कर्मकांड देखिए कितना महत्वपूर्ण है। राजा खड़ा होकर के कहता है, अब मैं राजा हुआ, मेरे हाथ में ये राजदंड आ गया, अब मैं पीनल कोड का सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हूं, जैसे हमारे राष्ट्रपति है अभी, इंडियन पीनल कोड की सुप्रीम अथॉरिटी, और दंड विधान का सर्वोच्च न्यायाधिपति होने के नाते मुझे कोई दंडित नहीं कर सकता। प्रिविलेज मोशन आता है ना आजकल विधानसभा में, तो राजा कहता है अदंडोस्मि, अब मैं अदंडित हूं, कोई मुझे दंड नहीं दे सकता। और उस समय राजगुरु धर्मदंड राजा के मस्तक पर रख करके कहते हैं, तू अदंडोस्मि नहीं है, धर्मदंडोसी, 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 धर्म तुझे दंड देगा, तू धर्म के अधीन है, राज सत्ता धर्म सत्ता के अधीन है। यह राज्याभिषेक का अंतिम कर्मकांड है जो आज के दिन संपन्न हुआ छत्रपति। वो राज्याभिषेक की विधि रिसर्च के द्वारा तय हुई कि क्या होना चाहिए। इतना ही नहीं, क्या टैक्सेशन पॉलिसी होगी। शिवाजी ने आदिल शाह की, मुगलों की सारी वर्तमान टैक्सेशन पॉलिसी का अध्ययन किया। उस समय चौथ की व्यवस्था थी, चौथ यानी 25% टैक्स लिया जाता था, लगान लिया जाता था। जितना अनाज उपज होगा उसमें से 25% मतलब 1/4 राजा को देना पड़ता था। यह मुसलमानों की व्यवस्था थी। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने टैक्सेशन के ऊपर रिसर्च करके नई हिंदू टैक्सेशन की पद्धति, उस समय कौटिल्य के अर्थशास्त्र का रेफरेंस वहां पर आता है, जो शिवाजी ने अर्थव्यवस्था कैसे होनी चाहिए उसके लिए काम किया। मंत्रिपरिषद कैसे होनी चाहिए, मंत्रियों के गुण क्या होने चाहिए, मंत्रियों के कर्तव्य क्या होंगे, इसके ऊपर रिसर्च किया। उसमें भी चाणक्य के और कौटिल्य अर्थशास्त्र का उपयोग करके अष्टामात्य, जो चंद्रगुप्त के 8 मंत्री थे, वही 8 मंत्री छत्रपति शिवाजी महाराज के थे। उसमें फॉरेन मिनिस्टर भी था, उसमें रेवेन्यू मिनिस्टर भी था, उसमें सुरक्षा मंत्री भी था। वो 8 मंत्री क्या होंगे, उन मंत्रियों का, उसके ऊपर पुस्तक लिखी गई। अमात्य परिषद उस पुस्तक का नाम, मिली नहीं, उपलब्ध नहीं है। अपने अनिल माधव दवे जी ने उसके ऊपर बहुत काम किया था, उनकी पुस्तक है शिवाजी के प्रशासन के ऊपर, किंतु ओरिजिनल पुस्तकें नहीं, कुछ बखरे, कुछ पत्र लेकर के उनको काम करना पड़ा। टैक्सेशन की क्या व्यवस्था होगी, लैंड पॉलिसी क्या होगी, कृषि नीति क्या होगी, 26 शिक्षा नीति क्या होगी, इसके ऊपर पुस्तक है। और ये 26 में से 26 पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी गई। आप सोचिए, प्राध्यापकों का वर्ग है, इसलिए हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव पे ये बात, राज्याभिषेक का ये पक्ष बताना आवश्यक है। आपके जैसे प्राध्यापकों ने रिसर्च किया होगा ना शिवाजी के लिए, और उन 26 पुस्तकों का लेकर आज जब हम स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे, क्या हमको भारत को स्वतंत्र देने के लिए शिवाजी के राज्याभिषेक के दिन संकल्प नहीं करना चाहिए? न्याय व्यवस्था क्या होगी? राम शास्त्री प्रभुणे जैसे न्यायाधीश, जिन्होंने जाकर के अपने पुत्र को भी दंड दिया, और नाना साहब पेशवा के समय जिनको न्याय व्यवस्था का आदर्श माना जाता था, वो न्याय व्यवस्था आपस स्तंभ के सूत्रों में से लेकर के धर्मशास्त्र का अध्ययन करके, और शिवाजी ने अपनी न्याय व्यवस्था स्थापित की। हम अभी भी अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था चला रहे विश्वास जी, उन्हीं के कानून चल रहे, उन्हीं की विधि लेकर के बैठे। स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद हमने, हमारी परंपरा में क्या न्याय व्यवस्था थी, क्या न्याय व्यवस्था थी जिसके कारण मैगस्थनीस लिखता है कि भारत में विवाद नहीं होते थे? क्या न्याय व्यवस्था थी जिसके कारण मैगस्थनीस लिखता है कि न्यायालय खाली पड़े रहते थे, पंचायतों में निपटारे हो जाते थे, गांव में और 5 पंच बैठ करके निर्णय दे देते थे? कैसी अद्भुत न्याय व्यवस्था थी। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की इतने अद्भुत विधि, शिवाजी ने उसके ऊपर रिसर्च करवा करके न्याय व्यवस्था हिंदुओं की लागू की। इसलिए शिवाजी का हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के दिन हुआ हुआ राज्याभिषेक अकेले छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक नहीं है, संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन का राज्याभिषेक। सच्चे अर्थ में सनातन हिंदू राज व्यवस्था का निर्माण छत्रपति शिवाजी ने आज के दिन किया था। इसलिए स्वाधीनता के 75 वर्ष होने के बाद जब हम अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राज व्यवस्था, संसद नहीं बन रही है, लेकिन संसदीय व्यवस्था नहीं है,
अभी एक विवाद चल रहा है, महाराष्ट्र से शुरू हुआ, फिर अनेक राज्यों में, बंगाल में वो कर रहे हैं, सब जगह राज्यपाल के पास पहले पड़ी है। इन राज्य सरकारों ने इस प्रकार के विधि बना दिए कि अब से विश्वविद्यालय का चांसलर राज्यपाल नहीं रहेगा। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के हाथ में कुलगुरुओं को नियुक्त करने की और बाकी अधिकार हो जाएंगे। विवाद चल रहा है, अपने सारे लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। एक बार कुछ कुलपतियों से चर्चा चल रही थी, मैंने कहा ये राज्यपाल का काम क्या है भारत में? हम तो इस बेसिक प्रश्न पर विचार करें ना, राज्यपाल की मॉरल अथॉरिटी क्या है? रिटायर्ड राजनेताओं के पार्किंग के लिए की हुई व्यवस्था को हम वैधानिक अधिकार क्यों दे रहे? केवल अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था और प्रांतों में गवर्नर था, उस व्यवस्था को वैसे के वैसे लागू रखने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल बना दिया हमने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1935 की व्यवस्था को लागू कर दिया संविधान के नाम से। ये कौन सा लोकतंत्र है? किस लोकतंत्र से राज्यपाल का चयन होता है? राज्यपाल के पास ऐसी कौन सी शैक्षिक योग्यता है जिसके कारण वो कुलगुरु की नियुक्ति कर सकता है? क्या भारतीय पद्धति थी? भारत में कुलगुरु कौन तय करता था? नालंदा का, तक्षशिला का कुलगुरु कौन तय करता था? विक्रमशिला में कुलगुरु का निर्णय क्या राजा भोज करते थे? राजसत्ता कभी भी, शिक्षा कभी भी राजसत्ता के अधीन नहीं रही। एक विद्वत समाज खड़ा होकर के निस्वार्थ भाव से काम करने वाले कर्मनिष्ठ निष्पृह विद्वत जनों की सभा कुलगुरुओं का निर्णय करती थी। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाते समय यह सुझाव दिया था कि चुनाव आयोग के समान स्वायत्त शिक्षा आयोग बना दिया जाए जो केवल और केवल शिक्षाविदों का हो और वो शिक्षा के बारे में निर्णय ले। हम जब ऐसे विवाद उठते तब इस प्रकार का विचार क्यों नहीं करते? क्यों इस स्वायत्तता की मांग शिक्षक नहीं करता है? क्यों शिक्षक सत्ता के अधीन रहना चाहता है? फिर आर्थिक असुरक्षा के कारण, सरकार की नौकरी की आर्थिक सुरक्षा का लोभ है, इसलिए हम शिक्षक होते हुए भी शासन मुक्त व्यवस्था की बात नहीं करते। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो काम किया, वो क्रांति करके दिखाई। इसलिए आज के हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के ऊपर कम से कम प्राध्यापकों को तो अपने अपने विषय में सनातन हिंदू धर्म की परंपरा के ऊपर अनुसंधान करके, तप करके, रिसर्च करके, अन्वेषण करके और हिंदू व्यवस्था का वर्तमान युगानुकूल स्वरूप क्या होगा ये रखने की आवश्यकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोई प्राध्यापक नहीं थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते नहीं थे, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हिंदू इकोनॉमिक्स के ऊपर रिसर्च करके एकात्म मानव दर्शन में हिंदू अर्थव्यवस्था कैसे होगी वो बताया। हम कब तक जीडीपी के अंदर मरते रहेंगे? इस अनर्थ व्यवस्था से सारे विश्व का विनाश होने जा रहा है और फिर भी हमारे अर्थशास्त्र के प्राध्यापक हिंदू अर्थशास्त्र पर अनुसंधान करके और विश्व के सामने क्यों नहीं व्यवस्था देते कि इसको छोड़ो और इसको करो? इसलिए हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव पे कम से कम प्राध्यापकों के लिए तो विषय व्यवस्था परिवर्तन का होना चाहिए। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव का अमृतकाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी का आया हुआ निकट समय, इससे अद्भुत अमृत समय के कौन सा होगा जब हमारे प्राध्यापक अपने अंदर के ऋषित्व को जगाने का संकल्प करेंगे। जब हम में से कोई गागा भट्ट खड़ा होगा तब शिवाजी खड़ा होगा। हम सोचते हैं शिवाजी खड़ा होने से प्राध्यापकों का भला होगा। सत्ता से कभी शिक्षा का भला नहीं हुआ है, शिक्षा का भला शिक्षकों से हुआ है। शिक्षक खड़े होंगे तो शिक्षा ऐसे होगी जो सम्राटों का निर्माण करेगी। इसलिए हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के ऊपर यदि हम आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र के अपने स्वप्न को साकार करके भारत की समस्त व्यवस्थाओं को सनातन धर्माधारित व्यवस्थाओं में देखना चाहते हैं और केवल भारत में ही नहीं उसके माध्यम से विश्व का मार्गदर्शन करते हुए मानवता को सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वहितकारी, सर्व कल्याणकारी ऐसी व्यवस्थाओं का योगदान देना चाहते, जो कि इस देश के शिक्षकों का जन्मजात दायित्व है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो आपको बिना किसी राज्यपाल के मिली। शिक्षक बने उसी दिन ये जिम्मेवारी आ गई कि अनुसंधान करके विश्व का मार्गदर्शन हमको करना है। आज के दिन वो हम संकल्प ले और सच्चे अर्थ में छत्रपति शिवाजी महाराज के उस प्रताप को स्मरण करते हुए समर्थ रामदास ने संभाजी महाराज को लिखे हुए पत्र में लिखा है। श्रीमंत योगी जो शब्द प्रयोग होता है वो जो समर्थ रामदास की कविता का शब्द है।
मूर्तिवंत, कीर्तिवंत, यशवंत, कुलवंत, ऐसे करके पूरा जानता राजा, वो पूरी कविता है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के गुणों का वर्णन संभाजी राजे को शिवाजी समर्थ रामदास ने लिखा है। उस शिवाजी महाराज के योगदान का स्मरण यदि हमको करना है तो अपने अंदर संकल्प लेना होगा। और इस हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव पर परम पूज्य डॉक्टर रामपंत हेडगेवार के मन में इस उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाने का जो विषय था, उसके पीछे की जो मंशा है कि एक दिन व्यवस्था परिवर्तन करके भारत पुनः हिंदू राष्ट्र के रूप में पुनः व्यवस्था में प्रतिष्ठित होगा, समाज में तो है ही, व्यवस्था में पुनः प्रतिष्ठित होगा, इस स्वप्न को शताब्दी के समय पर साकार करने का संकल्प हम शिक्षक वृंद ले, ऋषि बने, तप करे, इस प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम दूं।